उन लोगों की आवाज ईवा को देखकर उनके गले में ही अटक गई। उन सब के हाथ में सिर्फ चाकू था, जिससे वो बाद में ये दिखा सकें कि ईवा ने सुसाइड किया है। मगर ईवा का ऐसा डरावना रूप देखकर वो सब घबरा गए। मगर उनके लीडर ने इस सिचुएशन के लिए अपने पास गन रखी थी। उसने अपने एक आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आदमी आगे बढ़ा और पूरी तैयारी से ईवा की तरफ भागा। ईवा ने किसी तरह की हरकत नहीं की, वो बस अपने लोहे की रॉड हिलाती रही। मगर जैसे ही वो आदमी उसके करीब पहुंचा, वो उठी और अपनी पूरी ताकत से रॉड घुमाकर उसे मारी। वहां पर एक जोर की आवाज हुई, जिससे सब घबरा गए। ईवा ने नजरें उठाकर बाकी के ग्रुप की तरफ देखा और उन्हें पास आने का इशारा किया। उन सब के लीडर ने अपनी गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट कर दी। मगर ईवा अभी भी नहीं घबराई। ईवा का ये बेफिक्र अंदाज देखकर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गोली चला दी। मगर इससे पहले कि वो गोली ईवा तक पहुंचती, ईवा उस बुलेट से बचने के लिए एक तरफ हो गई। रॉड के हवा में होने के कारण बुलेट का डायरेक्शन उस रॉड से लगकर बदल गया और वो सीधे ग्लास वॉल को चीरते हुए बाहर चली गई। अब उनके लीडर का गुस्सा जवाब दे गया और उसने सबको एक साथ जाने का इशारा किया। सब ईवा की तरफ बढ़े और लगभग 10 मिनट के लिए वहां मौत का खेल सा शुरू हो गया। कुछ लोग ईवा के हमले की वजह से डायरेक्ट वहां लगे ग्लास वॉल को तोड़कर घर के बाहर गिर गए। ईवा ने एक एक इंसान को मार दिया। तभी अचानक घर में एकदम से अंधेरा हो गया, पर लगभग 10 मिनट बाद ही घर की लाइट वापस जल गई और इस पर ध्यान न देते हुए ईवा ने थोड़ी ही देर बाद पुलिस स्टेशन फोन किया। लगभग 30 मिनट बाद पुलिस उसके घर में आ गई। मगर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वही सब इंस्पेक्टर वहां आई जिसने ईवा को जेल में डाला था। ईवा को देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। मनीष, ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस आफत ने फोन किया था? मुझे पहले पता होता तो मैं आती ही नहीं। तेरे को पता है ना, इसकी वजह से मैं सस्पेंड होते होते बची हूँ। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और इतना बोलकर वो वहीं से उल्टे पैर जाने को हुई ही थी कि ईवा अपनी जगह से उठकर बोली, मुझ पर हमला हुआ था और अगर आप यहाँ से बिना इन्वेस्टिगेशन के गई तो मैं आप पर कल रात के इंसिडेंट के लिए मानहानि और मेरी रेपुटेशन खराब करने का इल्जाम भी लगा सकती हूँ। सोच समझकर आगे कदम बढ़ाइएगा। ईवा की धमकी से उस लेडी सब इंस्पेक्टर के पैर वहीं जम गए। उसने रोनी सूरत से कांस्टेबल मनीष की तरफ देखा और फिर ईवा से बोली, ठीक है, मगर अगर ये बात झूठी निकली ना तो मैं पुलिस का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर दूंगी। होगी तुम सुपरस्टार, मगर कानून सबके लिए बराबर होता है। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर ईवा ने अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी और ऊपर की तरफ जाने लगी। इंस्पेक्टर और उसका कांस्टेबल भी उसे फॉलो करने लगे। ईवा को अपने हर बढ़ते कदम के साथ एक एनर्जी महसूस हो रही थी। वो खुद से बोली, अब रूह को पता चलेगा कि मैं झूठी नहीं थी और उसे अपनी 5 साल पहले की गई गलती का पछतावा भी होगा। उसे पता चलेगा कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया। ईवा दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। मैडम, दरवाजा खोलिए। क्या पता आपकी देरी की वजह से यमराज उन बॉडी को ही अपने साथ लेकर ना चले जाएं। अब जल्दी खोलिए दरवाजा। उस इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर ईवा अपनी सोच से बाहर निकली और अपने रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा पूरा खोलकर उसने इंस्पेक्टर और उसके कांस्टेबल को अंदर जाने का इशारा किया। रूम के अंदर कदम रखते ही इंस्पेक्टर ने ध्यान से रूम को देखा और अचानक चिल्ला पड़ी, छी, इतने लोगों का खून किया रे तूने। मुझसे तो इन बेचारों की हालत भी नहीं देखी जा रही। तू जरा कमरे के अंदर आकर देख, तूने क्या हालत की है इनकी। हाय हाय, इतना खून तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उस इंस्पेक्टर की बातें सुनकर ईवा जैसे ही रूम में एंटर हुई, वो अंदर तक कांप गई, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। उस रूम में इंसान क्या, किसी चींटी की लाश तक नहीं थी। वहां बस कुछ तोड़ फोड़ दिख रही थी। ये सब मैं सच बोल रही हूँ। मुझ पर हमला हुआ था और मैंने उन सबको जान से मार दिया। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। एक मिनट, मैंने इस रॉड से सबको मारा था। इसमें खून लगा होगा। हाँ, इस रॉड पर खून लगा होगा और मेरे चेहरे पे बेवकूफ लिखा होगा, है ना। अरे शुक्र कर मनीष, आज हमने
तहकीकात से पहले मीडिया को कॉल नहीं किया या इसे जेल में नहीं डाला, वरना आज मेरे साथ साथ तेरी नौकरी भी चली जाती। और ये इसको शर्म भी नहीं आती, मेरी नौकरी में शनि बनकर बैठ गई है। इंस्पेक्टर ने ईवा को ताना मारते हुए कहा। मगर मैं सच। ईवा ने इतना कहा ही था कि उस इंस्पेक्टर ने दीवार पर लगा टीवी निकालकर जमीन में पटक दिया। मगर उसकी फूटी किस्मत, जैसे ही उसने टीवी जमीन पर दे मारा, वैसे ही अनन्या अपनी रिपोर्टिंग टीम के साथ उस कमरे में आ गई और रिपोर्टिंग करते हुए बोली, अंधेरी सब इंस्पेक्टर ने की हमारी ईवा के घर में तोड़फोड़। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है ईवा के कमरे की। पहले हमारी ईवा को जेल में डालना और अब उसके घर में तोड़फोड़ करना। क्या सब इंस्पेक्टर कोई पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहती है ईवा से, या ईवा के नाम पर पैर रखकर अपने प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ना चाहती हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद करो इसे। अरे मैंने तो बस टीवी फोड़ा, तुमने तो मुझे सच्ची का विलन बना दिया रे। इंस्पेक्टर ने पैनिक करते हुए कहा। तभी ईवा ने अनन्या से पूछा, अनन्या तू यहाँ क्या कर रही है और ये सब क्या है? अनन्या ने अपने साथ आई टीम को बाहर जाने का इशारा किया और बोली, ऑफ कोर्स तुझे बचाने आई हूँ और इस इंस्पेक्टर का असली चेहरा सबको दिखाने आई हूँ। ये न्यूज लाइव थी, अब तक तो सब देख भी चुके होंगे कि इसने क्या किया है। अनन्या की बात सुनकर इंस्पेक्टर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर बोली, क्या बकवास है, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। इसने मुझे बुलाया और मैंने एलईडी टीवी के अलावा कुछ भी नहीं तोड़ा। माता, मेरा मतलब माता हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बेचारी अबला नारी, सबसे दुखियारी। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद तुम लोगों को देख कर ही रास्ता बदल लूंगी। और अगर मैंने इन मैडम को सच में मर्डर करते हुए भी देख लिया ना, तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे बोलना छोड़ो, मैं उस मर्डर का इल्जाम भी अपने सर ले लूंगी। बस इस बार जाने दो प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। अनन्या हाथ फोल्ड करते हुए बोली, ओहो, क्या ही हो सकता है, न्यूज तो लाइव थी। मगर फिर भी ईवा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी, बहुत से बहुत तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा। डोंट वरी। इंस्पेक्टर डिमोशन की बात सुनकर हताश हो गई। उसका मन किया कि इस घर को ही आग लगा दे, मगर डिमोशन की जगह नौकरी जाने के ख्याल से वो चुप रह गई और गुस्से में वहां से चली गई। अनन्या ईवा की तरफ पलटी और एक आईब्रो चढ़ाकर बोली, ये सब क्या है ईवा? तू चाहती क्या है? क्या ड्रामा लगा रखा है यार? मैं और रोहान भाई हमेशा नहीं आ सकते तुझे बचाने के लिए। अगर कल को तू किसी मुसीबत में फंसी और हम दोनों तुझे बचाने नहीं पहुंच पाए तो? अनन्या बोल ही रही थी कि ईवा उसे बीच में रोकते हुए बोली, तो क्या बोलना? क्या तुम और रोहान खुद को मेरा सेवियर समझते हो? हाँ, मगर मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मैं बोल रही हूँ, मुझ पर हमला हुआ था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं हैलुसिनेट करती हूँ, मगर हर बार तो नहीं कर सकती ना। तुम दोनों ने कभी कोशिश की है मुझ पर विश्वास करने की? नहीं ना, तो कोई जरूरत नहीं है मेरा सेवियर बनने की। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद डील कर सकती हूँ। सो जस्ट लीव मी अलोन। ईवा अपना कंट्रोल खोते हुए बोली। अनन्या उससे कुछ और कहती उससे पहले दरवाजे की तरफ से आवाज आई, हाँ, तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए, जिसके बाद तुम बजाज फैमिली के नाम की धज्जियां उड़ा दो। यही चाहती हो ना तुम? ईवा और अनन्या ने उस आवाज की तरफ देखा तो सामने रोहान राज के साथ खड़ा था। लो, आ गया मेरा एक और सेवियर, ईवा ने ताना मारते हुए कहा और रोहान की तरफ गई और उसका कॉलर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, बजाज फैमिली, बजाज फैमिली, बजाज फैमिली। इतना ही जरूरी है अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी बजाज फैमिली का नाम, तो ठीक है। मैं ईवा बजाज आज डिक्लेयर करती हूँ कि आज से, अभी से मैं सिर्फ और सिर्फ ईवा हूँ, एक अनाथ लड़की। ईवा! रोहान जोर से चिल्लाया, फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम ये कह सको? हिम्मत भी मत करना, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अगर चाहूं तो तुम्हारा ये पागलपन 2 दिनों में निकाल सकता हूं। ईवा ने रोहान को दूर ढकेला और इमोशनल होते हुए बोली, फिर तो बात खत्म ही हो गई ना। तुम मुझे दोबारा रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दोगे और मुझे एक बार फिर हिप्नोटाइज करके मेरी आइडेंटिटी फिर से भूलने पर मजबूर कर दोगे। 5 साल पहले तो 6 महीने बाद मुझे वापस सब याद आ गया था। इस बार शायद हमेशा के लिए भूल जाऊं, मगर याद रखना,
मैं भूल जाऊंगी मगर वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। साय की तरह हमेशा मेरा पीछा करेंगे। और कल तो मैं बच गई, अगली बार शायद मर ही जाऊं। रूहान गुस्से में फट पड़ा। ईवा, ईवा, दोबारा ये बात बोलकर दिखाओ। क्यों? बुरा लगा मेरी बात सुनकर? कभी सोचा मुझे कितना दर्द होता है? तुम्हें लगता है ईवा पत्थर की बनी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच तो यही है कि कल को अगर मैं मर भी गई तब भी तुम सब लोग यही बोलोगे, खासकर तुम रूहान, कि ईवा मरने का भी नाटक कर रही है। मैं भी कितनी बेशर्म हूं ना। अब तो मुझे खुद ही सुसाइड। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रूहान ने उसे अपनी तरफ खींचा, मगर कल से एग्जॉस्ट हुई ईवा बेहोश हो गई। और हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह और कान से खून आने लगा था। और ये सब देखकर रूहान अंदर तक हिल गया। अभी कुछ देर पहले ही ईवा ने सुसाइड की बात की थी, और अब उसका बेहोश होना और यूं अचानक खून निकलने की वजह से रूहान अंदर तक हिल गया। उसने ईवा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल थपथपाते हुए घबरा कर उसे बुलाने लगा। ईवा, 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 क्या हुआ? ओपन योर आईज। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जस्ट ओपन। मगर ईवा पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी। रूहान ने अनन्या की तरफ देखकर पूछा, अनन्या, क्या हुआ इसे? डोंट टेल मी इसने कोई बेवकूफी की है। रूहान ने गुस्से से राज की तरफ देखते हुए बोला, राज, तुम देख क्या रहे हो? वैभवी को कॉल करो या किसी और को कॉल करके बुलाओ। जस्ट डू इट फास्टर। राज हकलाते हुए बोला, हाँ, मैं करता हूं ना। रूहान ईवा को दूसरे रूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। उसने उसे पानी की ड्रॉप से उठाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर में ही डॉक्टर वैभवी आ गई। डॉक्टर वैभवी ईवा के लिए हायर की गई पर्सनल डॉक्टर थी। वो आकर जल्दी से ईवा के पास बैठ गई। उन्होंने उसका चेकअप किया और धीरे धीरे उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। 20 मिनट बाद वो ईवा को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद जब उठी तो उन्होंने रूहान से अकेले में कुछ बात करने के लिए कहा। रूहान उन्हें ईवा के उसी कमरे में लेकर गया जहां तोड़फोड़ हुई थी। डॉक्टर हल्की नाराजगी से बोली, रूहान, तुम्हें पता भी है ईवा इस वक्त स्किज़ोफ्रेनिया के किस स्टेज में है? मैंने तुमसे 5 साल पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें ईवा की लाइफ बचानी है तो उसकी मेमोरी इरेज कर दो, मगर तुम्हें हिप्नोटिज्म बेटर ऑप्शन लगा। और अब ईवा के ऑर्गन स्लो होने लगे हैं, उसकी नर्व्स डैमेज होने लगी हैं। उसे देख के लग रहा है कि उसने कितने वक्त से एक प्रॉपर नींद नहीं ली है। क्या वो 1 घंटे से ज्यादा भी सो पाती है? अगर ऐसा ही रहा तो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ उसे इंसोम्निया भी हो जाएगा और एक दिन वो मर जाएगी। वो एक दिन। रूहान उन्हें बीच में रोककर जोर से चिल्लाया, कट द क्रैप, कुछ नहीं होगा मेरी ईवा को। और हाँ, इन सब का मेन कारण आप हो। आपने ही मुझे 5 साल पहले वो सब करने पर मजबूर किया था। अगर 5 साल पहले वो सब नहीं हुआ होता तो आज मेरी ईवा मेरे पास होती। ना वो मुझसे इस कदर नफरत करती और ना ही उसकी आज ये हालत होती। अगर आप मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड ना होती तो मुझे भी नहीं पता मैं आपका क्या करता। नाउ गेट लॉस्ट। मैं अपनी ईवा के लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लूंगा। डॉक्टर वैभवी एक गहरी सांस लेकर उससे बोली, ठीक है, मगर रूहान, ईवा की बिगड़ती हालत देखकर मुझे सच में लगने लगा है कि वो ये सब सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से नहीं कर रही। उसे ट्रॉमा तो लगा है। और हाँ, उसे गुस्से से दूर रखो। आज उसकी कुछ नर्व्स डैमेज हो गई थी, इसीलिए उसके कान और मुंह से खून आया था। तुम सोच नहीं सकते हो कि ये कितना खतरनाक है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारे इस फैसले में, बट हाँ, एक डॉक्टर है मेरी फील्ड में जिन्होंने बुरे से बुरे मरीजों को भी ठीक किया है। तुम चाहो तो मैं। रूहान ने डॉक्टर को रोकते हुए कहा, मैं खुद बात कर लूंगा, आप जा सकती हैं। वो डॉक्टर वहां से चली गई। आज सच में रूहान को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने यूं ही रूम में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। उसे लोहे की एक मोटी रॉड जमीन पर पड़ी हुई दिखी। वो उसके पास उसे उठाने के लिए झुका ही था कि तभी उसकी नजर उस रॉड पर लगे एक निशान पर पड़ी। वो एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने वो रॉड उठाकर गौर से देखा। हाँ, ये तो गोली का निशान है। उसके हाथ से वो रॉड छूट गई। उसने रूम में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाईं। उसने वहां बिखरे सामान को ढूंढना शुरू किया, मगर उसे कुछ नहीं मिला।
मगर तभी उसे उस रूम में हल्की मिट्टी और पैरों के निशान दिखे। उसने बिखरे हुए ड्रेसिंग से पाउडर उठाया और पैरों के निशान के पास पाउडर डाला। उसे हैरानी इस बात की हुई कि वहां सिर्फ 3 या 4 लोग नहीं बल्कि 15 लोगों के पैरों के निशान थे। अगर मैं हम लोगों को और उन 2 पुलिस वालों को अलग रख दूं तब भी 10 निशान बचते हैं। इसका मतलब मेरी ईवा सही थी, यहां उसे मारने की कोशिश हुई थी। ओह गॉड, अगर कल को कुछ, मुझे इस चीज को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करना होगा। ऑलरेडी सुबह के 2 बज चुके थे और ईवा इंजेक्शन की वजह से गहरी नींद में थी। अनन्या सोफे पर बैठकर ईवा के लिए परेशान हो रही थी और राज उसे बस घूरे जा रहा था। अनन्या ने परेशान होते हुए कहा, ये रूहान भाई कहाँ रह गए, पता नहीं क्या कहा होगा डॉक्टर ने। राज ने हल्के गुस्से में कहा, क्यों, तुझे क्यों चिंता हो रही है? चैन नहीं पड़ा तुझे ये सब करके, जो अब झूठी फिक्र भी दिखा रही है? रूहान की चमची कहीं की। अनन्या को राज की बात सुनकर गुस्सा आ गया। अनन्या तुनक कर बोली, तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है राज? मैंने ऐसा भी क्या किया है तेरे साथ जो तू बस हर बात के लिए मुझे ब्लेम करता रहता है? आखिर मैं कैसे जिम्मेदार हूं ईवा की इस हालत के लिए? हाँ, राज ने गुर्राते हुए कहा, मैं तुझे इसलिए ब्लेम कर रहा हूं क्योंकि तू गलत है। अगर तुझे पता भी चल गया था कि ईवा ने पुलिस को बुलाया है तो तूने रूहान को क्यों बताया? न रूहान आता, ना ही ईवा आउट ऑफ कंट्रोल होती और ना ही आज इस हालत में होती। अनन्या ने अपने दांत चबाते हुए कहा, वो रूहान भाई थे जिन्होंने मुझे यहां भेजा, और वैसे भी उनका हक बनता है ईवा पर। आज तक ईवा का अच्छा बुरा सब कुछ उन्होंने डिसाइड किया है, तो तू और मैं कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? और हाँ, जो काम मैं आज कर रही हूं ना, वो तुझे करना चाहिए था, तुझे ईवा के साथ इसीलिए भेजा था। राज को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे अपना काम करना आता है, मगर तुझे ना बचपन से ही क्रेडिट लेने की आदत है। पहले बचपन में मेरे मॉम डैड की नजरों में अच्छी बनकर उन्हें मुझसे दूर किया, और अब रूहान की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? चली क्यों नहीं? राज की बात पूरी होती उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, बस बहुत हो गया। अनन्या और राज ने उस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो पाया कि रूहान उन्हें गुस्से से घूर रहा था। रूहान रूम के अंदर एंटर हुआ और कोल्डली बोला, अगर तुम दोनों ईवा का ख्याल नहीं रख सकते तो उसे डिस्टर्ब भी मत करो, निकलो यहाँ से, तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अनन्या और राज ने एक दूसरे को घूर कर देखा और बिना आवाज किए वहां से बाहर निकल गए। रूहान ने सोती हुई ईवा का मासूम चेहरा देखा तो उसे उसके साथ बिताई कुछ खास यादें याद आने लगी। दामिनी, दामिनी, कहाँ हो तुम? रूहान, जल्दी नीचे आओ, अमितेश बजाज ने घर में एंटर करते हुए कहा। मिसेस दामिनी बजाज अपने हस्बैंड की आवाज सुनकर जल्दी से नीचे आई। क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों आवाज लगा रहे हैं? क्या रूहान ने फिर कुछ किया है? मिस्टर बजाज ने उनकी बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, रूहान ने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं रूहान के लिए बहुत प्यारी गुड़िया लेकर आया हूं। मिसेस बजाज कंफ्यूज होते हुए बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? तभी तो आप रूहान से इतनी स्ट्रिक्टली पेश आते हैं और आज उसके लिए गुड़िया लेकर आए हैं। तभी दरवाजे की तरफ से किसी बच्चे की आवाज आई। हाँ, सही कह रही हैं मिसेस बजाज। क्या आपको नहीं पता मुझे यूजलेस चीजों का शौक नहीं है? अरे हाँ, आपको कैसे पता होगा? आप ये सब जानने के लिए यहाँ रहती कहाँ हैं? मिसेस दामिनी हल्के गुस्से से बोली, रूहान बिहेव, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम अपने डैड से? तुम्हें अंदाजा भी है तुम इस वक्त कितने रूड और बदतमीज लग रहे हो? रूहान उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या है ना मिसेस बजाज, मैं नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तमीज सिखाने का मेरे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अमितेश बजाज उन दोनों को शांत करते हुए बोले, अच्छा, शांत हो जाओ, तुम दोनों इसे डरा रहे हो। मिसेस दामिनी बजाज कंफ्यूज होते हुए बोली, हाँ, हम किसे डरा रहे हैं? यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अमितेश बजाज खुशी से बोले, है ना, आज मैं रूहान के लिए खास दोस्त लेकर आया हूँ जो हमेशा हमेशा के लिए रूहान के साथ रहेगा, रहेगी। रूहान ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। तभी अमितेश बजाज ने जल्दी से सस्पेंस खोलने की सोचकर अपने पीछे खड़ी ईवा को बाहर लाना चाहा, मगर ईवा ने डर की वजह से उनके पैर पकड़ लिए। अमितेश बजाज के पैरों पर किसी के छोटे छोटे हाथों को देख दामिनी बजाज को उनकी कही हुई बात समझ आई।
अमितेश बजाज उसे डरता देख प्यार से बोले, ईवा डरो नहीं, देखो यहाँ सब अपने हैं। उनकी बात सुनकर ईवा ने अपना क्यूट फेस बाहर निकाला। रूहान ने जब ईवा का वो डरा सहमा चेहरा देखा तो उसे मन हुआ कि वो उसके पास जाए, मगर वो ईगो के चलते नहीं गया। दामिनी बजाज सवाल करते हुए बोली, ये कौन है? अमितेश बजाज खुशी से बोले, ये ईवा है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे 2 महीने पहले एक क्यूट सी लड़की मिली थी, वही है ये। दामिनी बजाज ने हैरानी से कहा, ओह तो मतलब ये वही है जो अपने पेरेंट्स का मर्डर। दामिनी बजाज कुछ आगे बोलती कि तभी अमितेश बजाज ने उन्हें सिर हिलाकर ऐसा ना करने का इशारा किया, जिससे वो बीच में ही चुप हो गईं। अपने तेज दिमाग के चलते रूहान ने उनके इस बिहेवियर को नोटिस कर लिया, मगर वो चुप ही रहा और अपने रूम की तरफ वापस जाते हुए बोला, व्हाटएवर, मगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इसे मेरे लिए लाए हैं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अमितेश बजाज उसे रोकते हुए जल्दी से बोले, रुको रूहान, वो मैं ईवा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम्हारी मॉम और मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए थे, हमें आज ही हेडक्वार्टर के लिए निकलना होगा। क्या तुम प्लीज ईवा का ख्याल रख सकते हो? रूहान ने बिना पलटे जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी जैसे मेरा ख्याल बचपन से इस नैना आंटी ने रखा है वैसे ही इसका भी रख लेंगी। तभी मिसेस बजाज ने आवाज दी, नैना यहाँ जल्दी आओ, जल्दी यहाँ आओ जल्दी। नैना आंटी उनके सामने आकर बोली, जी मैडम। दामिनी जी ने ईवा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। तभी अमितेश बजाज जल्दी से बोले, नो, ईवा अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहेगी, तो आप इन्हें नॉर्मल रूम में ले जाइए या फिर इन्हें रूहान के साथ वाले रूम में शिफ्ट कर दीजिए। ओके सर, नैना आंटी ने कहा और ईवा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर ईवा ने फिर से कसकर मिस्टर बजाज के पैरों को पकड़ लिया। अमितेश बजाज ने प्यार से कहा, डरो नहीं प्रिंसेस, यहाँ कोई बुरा नहीं है, आप इनके पास जा सकती हो। उन्होंने ईवा को नैना आंटी को दिया। ईवा इतनी डरी हुई थी कि वो बार बार पलटकर मिस्टर बजाज की तरफ देख रही थी। मिसेस बजाज ने उनसे पूछा, क्या आप ईवा को यहाँ रखने के केस को लेकर सीरियस हैं? इस पर अमितेश बजाज उनसे क्वेश्चन करते हुए बोले, क्या तुमने कभी मुझे मेरे किए गए फैसले बदलते हुए देखा है? दामिनी जी फिर से सवाल करते हुए बोली, मगर आप इसे 2 महीने पहले भी तो ला सकते थे, फिर आज ही क्यों? वो उन्हें समझाते हुए बोले, हाँ हम ला सकते थे, मगर ईवा सिर्फ 8 साल की है और इसे बहुत गहरा ट्रॉमा लगा है, जिस वजह से इसे 2 महीने तक एडमिट करना पड़ा। अच्छा वो सब छोड़िए, हमें निकलना है, चलिए भाई। रूहान को इस वक्त ईवा का डरा सहमा चेहरा नजर आ रहा था। वो छोटी लड़की मुझे देखकर डर क्यों रही थी? क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? और मिसेस बजाज ने तो उसके पेरेंट्स के मर्डर जैसा कुछ कहा था। छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। 13 साल का रूहान खुद से बोला और शांत हो गया। रात को हमेशा की तरह रूहान डाइनिंग टेबल पर आया। वो आज भी हमेशा की तरह अकेला ही था। नैना आंटी ने उसे डिनर सर्व किया और खुद भी खाने बैठ गई। डिनर करके जब रूहान उठने को हुआ तो उसे उस छोटी लड़की ईवा की याद आई। उसने नैना आंटी से पूछा, आंटी वो लड़की वो डिनर करने नहीं आई? नैना आंटी थोड़ा उदास होते हुए बोली, रूहान बाबा पता नहीं क्यों, मगर वो जब से घर पर आई है तब से रो ही रही है और रोते हुए बस खून खून ही बोल रही है। बड़ी मुश्किल से सोई है, अगर डिनर के लिए उठाती तो पता नहीं खाना खाती भी या नहीं। रूहान ईवा के लिए थोड़ी फिक्र जताते हुए बोला, आंटी अगर ऐसा है तो शायद उसने सुबह से कुछ भी ना खाया हो। आप एक काम करिए, उसे खाना उसके रूम में ही खिला दीजिए। जी रूहान बाबा, नैना आंटी ने कहा और एक प्लेट में खाना लेकर ईवा के पास चली गईं। आंटी जब रूम में पहुंची तो देखा ईवा वापस बैठकर रो रही है। वो उसके पास जाने को हुई थी कि 8 साल की ईवा ने उन्हें देख लिया और वो एक बार फिर डर गई। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे छोटे क्यूब पर पड़ी और उसने नैना की तरफ वो फेंक दिया। उस क्यूब से बचने के लिए नैना ने अपना हाथ आगे किया, मगर उस क्यूब का कोना उसके हाथ से जा लगा, जिस वजह से उनके हाथ से थोड़ा खून आने लगा।
खून देखते ही ईवा चिल्ला पड़ी। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि रूहान ने भी उसकी आवाज सुन ली। रूम बगल में होने की वजह से वो जल्दी से वहां गया तो रोती हुई ईवा को देखा जो चिल्ला रही थी। मार दिया, भागो, मम्मा, डैडू, मार दिया। नैना आंटी ने घबराकर रूहान की तरफ देखा, जिस पर रूहान उनसे बोला, आंटी आप बाहर चले जाइए, इसे मैं देख लूंगा। नैना आंटी रूहान के मैच्योर नेचर को जानती थी, इसीलिए वो एकदम से बाहर चली गईं। रूहान ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और ईवा की तरफ देखा। नैना आंटी के जाते ही ईवा कुछ ही देर में शांत हो गई और रोने लगी। रूहान उसके रोने से इरिटेट होने लगा था, मगर उसे ईवा के रोने से बुरा भी लग रहा था। रूहान ने सोफे के आगे रखे हुए टेबल से एप्पल उठा लिया और मजे से खाने लगा। जब ईवा का ध्यान उसकी तरफ गया तो वो अपना रोना छोड़ बड़ी क्यूटनेस से उसे देखने लगी। रूहान ने एप्पल उसकी तरफ करते हुए बोला, क्या तुम खाओगी? ईवा ने जब उसकी बात सुनी तो वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर रोने लगी। रूहान उसे वापस रोता देख चिढ़ गया, मगर वो गुस्सा न दिखाकर बोला, ठीक है मत खाओ, मैं खा लूंगा। ईवा उसे किसी नाराज हुए बच्चे की तरह देखने लगी। रूहान के एप्पल की जब लास्ट बाइट बची रह गई तो ईवा जल्दी से बोली, भूख भूख। रूहान ने जब उसकी मासूमियत और हल्की नाराजगी भरी आवाज सुनी तो वो मुस्कुरा उठा। क्या कहा? इतना कहकर उसने एप्पल की लास्ट बाइट भी खा ली। ईवा ने जब एप्पल खत्म हुआ देखा तो वो एक बार फिर रोने ही वाली थी कि रूहान ने जल्दी से पीछे की टेबल से खाने की प्लेट उठाकर ईवा के सामने रख दी। ईवा ने मासूमियत से खाने की प्लेट को देखा और फिर रूहान को। रूहान को लगा कि ईवा खाने को बस घूर रही है। रूहान मुंह बनाकर बोला, बच्ची कुछ बोलो, मुझे साइलेंट मोड समझ नहीं आता। ईवा इज अ बिग गर्ल। ईवा ने नाराजगी से कहा। रूहान का मुंह खुला का खुला ही रह गया। इस बार तो इस बच्ची ने अपनी हाइट से लंबी लाइन बोल दी, वो भी बिना रोए। वो बड़बड़ाया, हाँ तो बिग गर्ल खाना खाओ, वरना तुम सुबह तक स्मॉल नहीं बल्कि लिटिल गर्ल हो जाओगी। रूहान ने उसे समझाते हुए बोला। ईवा ने मासूमियत से कहा, बिग ईवा को हैंड से खाना खाना नहीं आता। रूहान की आंखें ईवा की बात सुनकर बड़ी बड़ी हो गईं। मुझे 3 साल की उम्र से खुद से खाना आता है और ये लड़की 8 साल की है पर अभी भी। इतना सोचकर अचानक रूहान को ईवा की बिग गर्ल वाली बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। रूम के बाहर खड़ी नैना आंटी ने जब रूहान की हंसी सुनी तो वो खुशी से भर गईं। उन्हें तो याद भी नहीं था कि रूहान लास्ट टाइम कब मुस्कुराया था और अब वो इतनी जोर से हंस रहा था। ईवा ने जब उसे हंसता हुआ देखा तो उसे लगा जैसे वो उसका मजाक बना रहा है। उसे गुस्सा आ गया और वो प्लेट सामने की तरफ हल्के से ढकेलते हुए बोली, ईवा को भूख नहीं है इसीलिए ईवा नहीं खाएगी। रूहान ने एकदम से हंसना बंद करके कहा, क्या होगा अगर मैं इस बिग गर्ल को अपने हाथ से खाना खिलाऊं? ईवा ने मासूमियत से रूहान के चेहरे को देखा और फिर खाने को। उसने जल्दी जल्दी अपना सर हिलाकर हामी भर दी। रूहान ने उसे बहुत प्यार से खाना खिलाया। ईवा को खाना खिलाकर रूहान उठने ही वाला था कि ईवा ने उसकी उंगली पकड़ ली। रूहान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। ईवा ने पाउट करते हुए कहा, ईवा को अकेले नींद नहीं आती। रूहान ने उससे प्यार से कहा, मैं नैना आंटी को तुम्हारे रूम में भेजता हूँ, डोंट वरी। ईवा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नो, ईवा तुम्हारे साथ रहेगी। ईवा को बाकी सबसे डर लगता है। रूहान को उसके साथ रहने की बात सोचकर अजीब लगा क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहा था। मगर ईवा के रोने के ऑप्शन से तो बेटर ऑप्शन यही था कि वो उसके साथ ही रह जाए। रात को जब रूहान उसके पास सोया तो ईवा ने सोते में ही उसे नींद में हाथ पैर चलाकर मारना शुरू कर दिया। ये बच्ची इतनी छोटी सी है मगर इतना बड़ा बेड भी इसके लिए छोटा हो गया। इतना बोलकर उसने अपने बैग में कुछ पिलो रख ली और वो सुकून से सोने ही वाला था कि ईवा नींद में रोने लगी। रूहान ने अपने बाल पकड़ लिए और उठकर बैठ गया। उसने ईवा के सर पर हाथ फेरना शुरू किया जिससे ईवा सो गई। अगले दिन से तो जैसे रूहान की ड्यूटी बन गई ईवा को खाना खिलाना। उसके अकेले ना सो पाने की वजह से रूहान ने अपना रूम घर के सबसे बड़े बेडरूम में शिफ्ट कर लिया और वहां रूहान के ऑर्डर्स पर 2 बेड लगवाए गए। 1 हफ्ता यूं ही बीत गया।
ईवा जब अकेली होती तो अक्सर रोने लगती, मगर रूहान की अपनी क्लासेस से वापस आते ही ईवा उसे छोड़ती ही नहीं थी। 2 हफ्ते बाद रूहान ईवा को स्टोरी पढ़कर सुना रहा था कि तभी ईवा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ईवा के सवाल से रूहान हैरान हो गया। वो हैरानी से बोला, ईवा, तुमने 3 हफ्तों से मुझे अपना सर्वेंट बनाकर रखा है और तुम अब तक मेरा नाम नहीं जानती। ईवा ने पाउट करते हुए कहा, नो, क्योंकि ईवा को किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, मेरा नाम है द रूहान बजाज। ईवा बेड पर खड़ी हुई और अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, नो, कितना गंदा और लंबा नाम है, चेंज करो इसे। ईवा को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईवा की बात सुनकर रूहान का प्राउड चेहरा फीका पड़ गया। आर यू सीरियस? इतना अच्छा नाम है और तुम उसे गंदा बता रही हो। कोई और होता ना तो बिल्डिंग से नीचे फेंक देता उसे मैं। ईवा ने पाउट करते हुए कहा, नो, ईवा को तुम्हारा नया नाम रखना है, ये बिल्कुल क्यूट नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम बहुत अच्छा है रूहान। मैं नहीं बदलूंगा ये नाम, और अब तुम अपने बेड पर जाकर चुपचाप सो जाओ। रूहान ने उसे ऑर्डर दिया। नो, मैं तुम्हें रूहू कहूंगी, रूहू कहूंगी, रूहू कहूंगी। रूहान अपने पास्ट से बाहर निकला और सोती हुई ईवा को देखकर वहां से निकल गया। वो घर से बाहर चला गया और सड़कों पर तेजी से अपनी कार दौड़ाने लगा। क्यों मैंने ईवा पर बिलीव नहीं किया? अगर मैंने उस पर भरोसा किया होता तो आज ये सब होता ही नहीं। वो मुझसे इतनी दूर होती ही नहीं। मेरी ईवा के दिल में मेरे लिए नफरत होती ही नहीं। अगर कल ईवा को कुछ भी हो जाता तो मुझे नहीं पता मैं उसके बिना मरता या नहीं, बस इतना पता है कि जी तो नहीं पाता। रूहान यही सब सोचकर तेजी से कार चलाने लगा। तभी उसने कार एक बार के सामने रोक दी। वो बार के अंदर चला गया और जाकर सीधा बार काउंटर पर बैठकर अपने लिए रम ऑर्डर कर दी। वो पीता रहा मगर उसका गिल्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद बार टेंडर ने उसे रोकते हुए कहा, सर आप ऑलरेडी काफी ड्रिंक कर चुके हैं, अब आप और नहीं पी सकते। रूहान ने बार टेंडर की तरफ देखा और गुस्से से उसकी तरफ बोतल फेंक दी और वहां से उठकर बाहर चला गया। वो कार के पास खड़ा हो गया और बस ईवा के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसे याद आया कि डॉक्टर वैभवी ने उसे ईवा को मिडनाइट इंजेक्शन देने के लिए कहा था। उसने टाइम देखा और नशे में ही कार की ड्राइविंग सीट में बैठकर वापस ईवा के घर की तरफ कार मोड़ ली। आधे ही घंटे बाद वो ईवा के घर पहुंचा तो पाया कि ईवा नींद में ही अपना सर पकड़कर इधर उधर करवटें ले रही है और रो भी रही है। रूहान को लगा शायद वो वापस कोई बुरा सपना देख रही है और दवाइयों के असर की वजह से उसकी नींद नहीं खुल रही है। वो जल्दी से ईवा के पास गया और डॉक्टर वैभवी का बताया हुआ इंजेक्शन उसे दिया और फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नींद न खुलने की वजह से ईवा अपने सपने की गहराई में जाने लगी और दोबारा अपने बचपन के डेडली ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने लगी। मत मारो, प्लीज मत मारो, मॉम, डैड, नो, प्लीज उन्हें मत मारो। खून, खून, बहुत सारा खून, वो मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे। प्लीज कोई मेरा विश्वास करो, प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। प्लीज कोई मेरे भाई को ढूंढो, वो लोग उसे भी मार देंगे। प्लीज, खून, खून, खून। ईवा ये सब बोलकर नींद में चिल्लाने लगी। रूहान उसे इस हालत में देखकर ब्लैंक हो गया और बुरी तरह पैनिक करने लगा। ऊपर से उसका नशा उसे कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। उसे डॉक्टर वैभवी की वार्निंग याद थी कि ईवा की बॉडी किसी भी तरह का स्ट्रेस झेलने की स्टेज में नहीं है। उसकी मेन नर्व्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। तभी उसकी नजर ईवा के कान से निकलते खून पर गई। वो बुरी तरह घबरा गया और ईवा को शांत करने के बारे में सोचने लगा। अब उसे बस एक ही रास्ता दिख रहा था, मगर वो उसकी मर्जी के बिना उसके साथ ये नहीं करना चाहता था। वो वक्त के हाथों मजबूर था। उसने बिना कुछ सोचे ईवा के रोते हुए चेहरे को पकड़ा और उसे अपने पूरे लव, केयर और डिवोशन के साथ किस करने लगा। वो अपने पूरे मन से उसे आज खुद को दे रहा था, जिसका सपना शायद उसने कब से देखा था।
आज उसे वो सब ईवा को बचाने के लिए ही बिना उसकी मर्जी के करना पड़ रहा था। रूहान ने देखा लॉन्ग और पैशनेट किस की वजह से ईवा की सांसें उखड़ने लगी हैं। उसने उसके होठों को छोड़ दिया और कहा, आई एम सॉरी ईवा, मुझे नहीं पता ये वक्त क्या है, कैसा है। तुम इसके बाद मुझे माफ भी करोगी या नहीं, मगर मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। ईवा अब भी नींद में रो रही थी, मगर रूहान के पैशन और प्यार में वो भी खोती चली गई। दोनों उस रात में अपने सारे दर्द भुला देना चाहते थे। लगभग सुबह के 3 बजे रूहान ने ईवा को नहलाया और कपड़े पहनाकर बेड पर सुला दिया। अगले दिन सुबह 7 बजे रूहान की नींद खुली और उसने ईवा का चेहरा अपने सामने पाया। कल की रात का ख्याल आते ही वो एकदम से बेड पर बैठ गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। रूहान, ये मुझसे क्या हो गया? शिट, अगर ईवा को इस बारे में पता चला तो वो हमेशा हमेशा के लिए शायद मुझसे दूर चली जाए। नो, आई हैव टू हाइड दिस। नो नो, तब तक जब तक ईवा मुझे समझने की स्टेज में नहीं पहुंच जाती, रूहान ने खुद से कहा और ईवा के मासूम चेहरे की तरफ देखा। सिर्फ वही जानता था कि कल की रात ईवा के लिए कितनी मुश्किल थी। उससे शायद कल वापस अपनी जिंदगी के वो कुछ दर्दनाक पल जीने पड़े। और फिर उसने उसके साथ वो सब कुछ किया। रूहान ने अपनी शर्ट पहनी और जाकर ईवा के पास बैठ गया। वो बस ईवा के चेहरे को प्यार से देखे जा रहा था। उसने अपने हाथ को ईवा के गालों पर रख दिया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह छुपाए थे कि ईवा को 1% भी उस पर शक ना हो। थोड़ी देर बाद जब ईवा की नींद खुली तो उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, मगर वो कुछ सोचती उससे पहले ही उसने अपने चेहरे पर किसी के हाथों की गर्माहट महसूस की। उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि रूहान था। ईवा ने उसका हाथ एकदम से अपने चेहरे से झटक दिया। रूहान ईवा का ये रिएक्शन देखकर घबरा गया, मगर चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया। ईवा ने कहा, आपको किसने राइट दिया मिस्टर रूहान बजाज कि आप मुझे इस तरह से हाथ लगाएं? हाँ, मेरा रात भर जागकर ख्याल रखने के लिए आपको थैंक्स। अब आप जा सकते हैं। रूहान को उसकी ये बात बहुत बुरी तरह चुभ गई। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या तुम अपने रूह को एक और चांस नहीं दोगी? ईवा रूहान को इस तरह बातें करते हुए सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे यूं लगा कि वो शायद अब भी सपने में ही है। तभी उसने ब्लैंकेट के नीचे से खुद को पिंच किया। आउच! उसकी आवाज सुनकर रूहान थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ? कहीं पर दर्द हो रहा है? तुम एक काम करो, रेस्ट करो, अभी तुम। रूहान ने कहा ही था कि तभी ईवा ने उसकी तरफ उंगली बढ़ाकर उसकी नोज पर टैप किया। ईवा ने मासूमियत से रूहान से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझ पर विश्वास है? क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा कर सकते हो? या मैं कोई सपना देख रही हूं? रूहान के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आती भी क्यों ना, पूरे 4 साल और 6 महीने बाद उसने ईवा की मासूमियत देखी थी। वरना उस इंसिडेंट के बाद तो ईवा बस उसे अपनी आंखों में नफरत लिए ही देखती थी। रूहान एकदम से उसके होठों के करीब बढ़ा। जब उन दोनों के बीच 2 इंच का फासला रह गया, तभी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और उसके कानों के पास जाकर बोला, हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या तुम अपने रूह को एक और चांस दोगी? इतना कहकर उसने ईवा के चीक्स पर किस किया और उससे दूर हुआ। ईवा, जो अब तक स्टैच्यू बनी थी, उसे कुछ पलों के बाद होश आया और उसने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाकर ना कह दिया, जिसका मतलब था कि उसने रूहान को माफ नहीं किया। रूहान को बुरा तो बहुत लगा अपनी गलतियों को याद करके, मगर वो भी इस मामले में कच्चा खिलाड़ी नहीं था। बचपन में भी जब ईवा रूहान एक दूसरे से लड़ते थे तो गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, सॉरी रूहान को ही बोलना होता था। रूहान बेड से उठा और सामने जाकर खड़ा हो गया और जमीन पर पुशअप की पोजीशन बनाकर ईवा से बोला, देखो, मैं अपनी पनिशमेंट ले रहा हूं। इसके बाद तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर ईवा ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। रूहान ने तेजी से पुशअप्स करना शुरू कर दिया। ईवा ने जब आंखें चुराकर उसकी तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ
कि इन 5 सालों में रूहान की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रूहान अपने मन में बड़बड़ा रहा था, प्लीज ईवा, सिट ऑन मी, प्लीज प्लीज। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी बैक पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ है। ईवा ने उसे ऑर्डर देकर कहा, 1 से स्टार्ट करो वापस, और हाँ, पूरे 300 नहीं 400 पुशअप्स करो। और अगर तुम्हारे सर से पसीने की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो तुम्हें कल से फिर शुरू करना पड़ेगा। व्हाट द, ये क्या बात हुई कि एक बूंद पसीना भी जमीन पर नहीं गिरेगा? तुमने वेट देखा है अपना, कितना ज्यादा बढ़ गया है? तुम 45 से 50 हो चुकी हो और तुम मुझसे बोल रही हो कि। तभी ईवा उसकी बैक पर एक पंच मारकर उसे बीच में काटते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? मोटी हो गई हूं मैं? यू इडियट, मत करो, मैं जा रही हूं, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। अब मैं मजाक कर रहा था, तुम बहुत हल्की हो, मैं करता हूं ना, करता हूं। इतना कहकर रूहान ने पुशअप्स वापस शुरू कर दिए। 1 2 3 4 240। तुम आधा क्यों झुक रहे हो? पूरा झुको, ईवा ने गिनते हुए कहा। रूहान धीरे धीरे रुककर अपने चेहरे से पसीना पोंछने लगता है। थोड़ी ही देर में 390 पुशअप्स हो गए थे और फिर जब 395 पुशअप्स हो गए तो रूहान के माथे से पसीने की बूंद गिरने को हुई। उसने जैसे ही उसे पोंछने के लिए ब्रेक लिया, ईवा ने एक इविल स्माइल दी और उसकी बैक पर खड़े होकर 1-2 बार कूदी, जिससे वो बेचारा जमीन पर गिर गया और उसका स्वेट भी। ईवा उसके सामने बैठकर बोली, इससे कहते हैं मंजिल के करीब पहुंचकर हार जाना। कोई बात नहीं, कल का दिन भी है, कल कर लेना। रूहान ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने चीटिंग की है, मैं नहीं मानता। ईवा इतराते हुए बोली, क्या मैंने या तुमने इस पनिशमेंट के रूल सेट किए थे? नहीं ना, तो बस चीटिंग अलाउड थी क्योंकि ये मेरी पनिशमेंट थी, तो रूल्स भी मेरे होंगे। रूहान जमीन में खड़ा हुआ और उसके करीब जाकर उसे उसकी कमर से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ठीक है, कल देखते हैं, और सोच लेना अगर मुझे एक बार माफी मिल गई तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। ईवा ने घबराकर पूछा, धमकी दे रहे हो तुम? हाँ, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? रूहान बड़ी बेफिक्री से बोला, नो, फ्री की एडवाइस है, ले लो। ईवा ने उसे धक्का दिया और बेड पर गिरते हुए बोली, अच्छा चलो, मुझे कैरी करके मेरे रूम में लेकर जाओ, तुम्हारी बैक पर बैठकर मैं बहुत थक गई हूं, चलो चलो। रूहान का मुंह ईवा की बात सुनकर खुला का खुला ही रह गया। वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद से बोला, 400 पुशअप्स मैंने किए और बॉडी इसकी पेन कर रही है, ड्रामे बॉस। ईवा ने उससे अपनी आंखें छोटी करके पूछा, कुछ कहा तुमने? हाँ, रूहान ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। हाँ, तो देख क्या रहे हो, उठाओ मुझे। ईवा ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ करते हुए कहा। रूहान ने लाचारी में अपना सिर हिलाया और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया। बाहर से वो उसे यही दिखा रहा था कि वो इरिटेटेड है, मगर अंदर से वो काफी ज्यादा खुश था। वो उसे उसके रूम में ले गया, जो अब भी बिखरा हुआ ही पड़ा था। उसने उसे बेड पर बिठाया और बोला, मैं अभी घर से मेड्स को बुलाकर इसे साफ करवाता हूँ। ईवा ने बेफिक्री से कहा, क्यों, मेड्स की क्या जरूरत है? तुम हो ना, तुम रूम साफ करोगे, झाड़ू और क्लीनर दोनों उस कॉर्नर पर रखे हुए हैं, जाओ। रूहान ने उससे हैरानी से पूछा, तुम सीरियस हो? मैं द रूहान बजाज हूं, तुम्हें लगता है मैं रूम साफ करूंगा? हाँ, तुम्हारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला होकर यहीं गिर गया है क्या? ईवा ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, देखो, राज की तरह ड्रामा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्टर तुम काफी ज्यादा बेकार हो और तुम्हें पता है तुम्हारे केस में मैं हमेशा सीरियस रहती हूँ, तो अब हो जाओ शुरू, टाइम वेस्ट मत करो, रूम साफ करो। रूहान ने अपने दांत पीसते हुए मुस्कुरा कर कहा, ईवा, तुमने सोचा है तुम्हारी पनिशमेंट पूरी करने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सो डोंट टेस्ट माई पेशेंस माई कपकेक, अदरवाइज यू नो मी। ईवा ने अकड़ते हुए रूहान से कहा, You are not allowed to call me that. You know I hate cupcakes. और तुम भूल गए तुम कैसे मुझसे बड़े होने के नाते मुझ पर अपना ऑर्डर चलाते थे? 5 साल पहले मैं जस्ट 17 थी, बट अब मैं 21 प्लस हूँ और तुम जस्ट एन ओल्ड फॉक्स। चलो चलो, काम करो अपना, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगी, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, समझे? हाँ, ओके, लेट्स सी। और हाँ, क्या मैं अपनी हेल्प के लिए राज अनन्या को बुला सकता हूँ? वो यही है।
रूहान ने बटरिंग टोन में काफी प्यार से पूछा। बुलाओ बुलाओ, वैसे भी मेरा पूरा घर काफी टाइम से साफ नहीं हुआ है। एक काम करो तुम सब मिलके। ईवा ने इतना कहा ही था कि रूहान उसे बीच में काटता हुआ बोला, सोचना भी मत, मैं इस रूम से ज्यादा कुछ साफ नहीं करूंगा। किसी की हेल्प नहीं चाहिए मुझे।